जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल विजय सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे फिजिक्स कक्षा 12 की, जो चैप्टर 1 से स्टार्ट है। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होगा हर चैप्टर का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वैद्युत आवेश को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एक शब्द को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों वैद्युत आवेश क्या है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। वैद्युत आवेश जो है किसी वस्तु के गुण होता है, किसी भी वस्तु का गुण होता है या किसी पदार्थ का गुण होता है। और किसी पदार्थ का गुण अगर इस चीज़ में शामिल होता है तो हम कह देते हैं कि वो वस्तु आवेशित है। तो मैं लिखता हूँ वैद्युत आवेश की परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करती है या अनुभव करती है, वह वस्तु आवेशित कही जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी वस्तु का वह गुण जो वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करती है अथवा उसको अनुभव करती है, तो वह वस्तु आवेशित कही जाती है। तो आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। बच्चों वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा दोस्तों ऋण आवेश होता है, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसके बाद दोस्तों है वैद्युत आवेश का प्रतीक। वैद्युत आवेश का प्रतीक तथा सूत्र और मात्रक। वैद्युत आवेश का प्रतीक तथा सूत्र और मात्रक।
कैसे लिखते हैं देखते हैं। वैद्युत आवेश को Q से, वैद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसको दोस्तों हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, Q बराबर I गुणे T, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। यहाँ से हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर IT, आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब दोस्तों देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक देखते हैं, तो हमने अभी इसका सूत्र बताया, Q बराबर I गुणे T, जहाँ Q आवेश, धारा गुणे समय। अब इसका मात्रक निकालते हैं तो लिखेंगे आवेश का मात्रक बराबर, आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक और जो है समय का मात्रक। धारा का मात्रक समय का मात्रक। तो धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक होता है सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है। लेकिन बच्चों इस चीज़ के बारे में, आवेश के बारे में जो कल्पना किया था, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है कूलाम, और उन्हीं के संबोधन में रखने के लिए, सम्मान में रखने के लिए इस एम्पियर सेकंड को न लिख करके हम लिखते हैं कूलाम, जिसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा दोस्तों मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब इसका बीमी सूत्र देख लेते हैं। आवेश का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र दोस्तों क्या है, आपका Q का बीमी सूत्र, तो हमको पता है धारा का बीमी सूत्र होता है दोस्तों एम्पियर, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। और समय का बीमी सूत्र होता है T, जिसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों को जब हम संयोजन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AT। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये जो है C से प्रदर्शित करते हैं। और बीमी सूत्र होता है Q का AT। और एक चीज़ बच्चों, इसका मात्रक, बड़ा मात्रक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आवेश का बड़ा मात्रक आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। आवेश का बड़ा मात्रक होता है एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अगर इसको हम संकेत में लिखना चाहें तो 1F बराबर
हम लिख सकते हैं 96,500 C। इसको हम घेर दे रहे हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों आते हैं वैद्युत आवेश के कुछ गुण को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं वैद्युत आवेश का गुण। तो वैद्युत आवेशों के गुण को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट विद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। संरक्षण नियम का पालन करता है। दूसरी विशेषता, अगर दो प्रकार के आवेश हैं, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो लिखते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों इसको देख सकते हैं, अगर हम दो आवेश ले रहे हैं, एक आवेश यहाँ पे है प्लस Q1 कर दीजिए, और दूसरा आवेश Q2 लेते हैं, दोनों कुछ दूरी पे रखे हों तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। इस पे एक इधर बल लगाएंगे और ये इधर बल लगाएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास चाहे ऋण Q1 चाहे ऋण Q आवेश, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, F और F। कहने का मतलब अगर ये दोनों की बात करें तो इन दोनों दशाओं में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों दशाओं में प्रतिकर्षण होगा। अगर हम विपरीत आवेश लेते हैं, ये तो हो गया समान आवेश, विपरीत आवेश लेते हैं, विपरीत आवेश फॉर एग्जाम्पल एक है Q1 और दूसरा माइनस Q2 है, तो वे एक दूसरे पे बल लगाएंगे। जो आकर्षण बल होगा ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, या यूँ कह सकते हैं अगर ये आवेश प्लस Q1 हो, सॉरी ये माइनस Q1 हो और ये आवेश प्लस Q2 हो, तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसका डायरेक्शन इधर ही होगा। इस प्रकार बच्चों देख सकते हैं, जब दो समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जब विपरीत आवेश ले रहे हैं
तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। आकर्षित का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, और प्रतिकर्षित का मतलब जो होता है दूर भागना। इस तरीके से, जैसा कि हमने एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाया। पहली विशेषता, विद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट इसका जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अभी तक हमने 2 गुण पढ़े, तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसको हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश एक न्यूनतम और कह सकते हैं कि निश्चित, न्यूनतम और निश्चित आवेशित वस्तु पर आवेश न्यूनतम और निश्चित आवेश का एक पूर्ण गुणक होता है। एक निश्चित और सूक्ष्म आवेश का एक पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर तथा इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब इसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं,
इसको दोस्तों Q बराबर प्लस माइनस NE से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस जहाँ होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और माइनस जो होता है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अभी हम नोट में लिख देंगे Q बराबर प्लस माइनस NE। इसको दोस्तों घेर लीजिए और इस पे बोर्ड में 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है। अभी हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से इस पे लगा के दिखाते हैं। पहले इसका संबंध देखते हैं। जहाँ वेयर यानी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है मूल आवेश। E को हम दोस्तों क्या कहते हैं? मूल आवेश। और N हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्लस जो आवेश होता है, प्लस Q का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और माइनस Q का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। दोस्तों हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, और जिसका पहला टॉपिक हम लोग वैद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा वैद्युत आवेश क्या है, उसके मात्रक, उसके सूत्र, उसके प्रतीक को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेशों की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ रहे हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रकृति में जितने भी आवेशित वस्तु हैं उनका जो आवेश होता है वह न्यूनतम और एक निश्चित आवेश होता है। अब वो आवेश जो होता है एक पूर्ण गुणक होता है, न कि भिन्नात्मक होता है, पूर्ण गुणक। और इस आवेश को हम मूल आवेश दोस्तों कहते हैं, जिसे इस्तेमाली से प्रदर्शित करते हैं। और ये गुण जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। और इसको अगर हम आवेश का परिमाण निकालना चाहते हैं तो दोस्तों Q बराबर हम प्लस माइनस यानी जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है मूल आवेश है। तो इस पे दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे पूछता है, हम 1-2 उदाहरण इस पे लगा के दिखा देते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। आवेश के क्वांटीकरण पे देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया रहे उसको लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ लिखा रहेगा आप लिखेंगे गिवन दैट का मतलब दिया है। क्या दिया है? 8 कूलाम। तो मात्रक, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश। इसका मतलब Q दिया हुआ है, Q बराबर दिया है 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात, और हमारा मूल आवेश आपका होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। चूंकि Q बराबर यानी और N पूछ रहा है तो N बराबर Q बटे E हो गया। Q का मान 8 है और इसका मान है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। अब इस प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ न करिए, आप क्या करें, इसको ऊपर लेते जाइए
8। अब किसी संख्या को जब ऊपर लेते जाते हैं, अगर उसकी ऋणात्मक घात होती है तो प्लस हो जाती है। ये ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 पे घाते 19 और ये हो जाएगा आपका 1.6। अब क्या करिए, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो इस दशमलव को हटाने के लिए अंश और हर में 10 का गुणा कर दीजिए। जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 16 और ये 10 पे घाते आपका 19 बचा रहेगा। तो 16 पचे 80, तो 5 गुणे 10 पे घाते 19 इलेक्ट्रॉन। तो 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल संख्या होगी वह कितना होगा, 5 गुणे 10 पे घाते 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इस सवाल का आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड की परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप करके लगा सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2। देखते हैं, किसी चालक में 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो चालक में आवेश का परिमाण क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या पूछ लिया है, आवेश पूछा है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो दिया क्या है, दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 और मूल आवेश जो होता है इस्माली जो होता है वह आपको पता है कि 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। तो इसका मतलब क्यों पूछ रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। चूंकि Q बराबर यानी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी Q पूछ लिया है, Q ही पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह रख देना है 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। ये हो गया n का मान, सॉरी, और ये हो गया आपका 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। तो Q इक्वल टू, तो पहले 10 के घातों को इकट्ठा कर लीजिए, 6.25 गुणे 1.6 एक साथ कर लीजिए और इसको जो है 10 पे घाते 18 गुणे 10 पे घाते -19। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पचे 80, 80 का 0, 8 हासिल, 16 दूनी 32, 32 8 40, 40 के 0, 4 हासिल और 16 छक्का 96, 96 4 100। तो यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। दोस्तों देखिए इसमें एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, तो कुल मिला 3 अंक। तो 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए और ये देख लीजिए 10 की घात को, तो यहाँ पे 18 में से 19 को घटा दीजिए। तो Q इक्वल टू जो हो जाएगा 10 गुणे ये हो जाएगा -1 और इसको जब हम जोड़ेंगे इस पे भी एक घात है, तो ये हो जाएगा 10 1 -1, इसका मतलब हो जाएगा 10 पे घाते 0। और दोस्तों आपको पता है किसी भी संख्या पे अगर शून्य पावर आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसका मतलब सिर्फ 1, इसका जो आंसर होगा वह 1 कूलम होगा। इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे चालक में आवेश का परिमाण क्या है, तो उसका परिमाण आपका दोस्तों 1 कूलम होगा। ये रहा आपका, इस प्रकार से बोर्ड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते रहते हैं।
वैद्युत आवेश के लास्ट गुण को पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है दोस्तों? जैसे एक हमारे पास एक निकाय है इस तरीके से, ठीक है, एक निकाय है जिसमें विभिन्न कण हैं, एक कण यहाँ, 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 एक कण यहाँ। मान लीजिए हमारे पास एक इस निकाय में n अवयवी कण है और प्रत्येक पे आवेश जो है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और ये कह सकते Qn है। यह एक निकाय जो है n अवयवी कणों से मिलकर बना है और जिस पर उपस्थित आवेश Q1, Q2, प्रत्येक अवयवी कण पर उपस्थित आवेश Q1, Q2 है। तो अगर हम इनका कुल आवेश निकालें तो इन जो आवेश है टोटल इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर Q1, Q2, Q3 डॉट प्लस Qn। इस प्रकार हम देख सकते हैं दोस्तों, आवेश का एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। ये हमारा एक प्रकार का निकाय है। इस निकाय में विभिन्न अवयवी कण हैं और प्रत्येक अवयवी कणों पर अलग अलग आवेश हैं। उन कुल आवेशों को जोड़ दिया जाए तो उस निकाय का कुल वैद्युत आवेश कहलाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आवेशों के गुण। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से वैद्युत आवेशों के गुण को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक होता है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दोस्तों क्या है? ये परीक्षा में दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है। कूलाम का नियम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये दोस्तों पहले इसको समझते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि आवेशों के गुण में हमने पढ़ा कि अगर दो प्रकार के समान आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण बल लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और समान प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये नहीं पता था कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो कितना प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या कितने बल से वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? इसको हम मैथमेटिकली कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये एक प्रॉब्लम बना हुआ था। इस प्रॉब्लम का निवारण
एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कूलाम। कूलाम ने क्या किया, किन्हीं दो आवेशों के बीच, चाहे वो समान प्रकार के आवेश हो चाहे भिन्न प्रकार के आवेश हो, उनके बीच लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया, उस सूत्र को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है और उस कूलाम के नियम से हम आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। तो कूलाम ने जो नियम दिया था, नियम क्या था, इस नियम के अनुसार कॉमा यूनाइटेड कॉमा, इस नियम के अनुसार कूलाम ने कहा कि किसी दो स्थिर बिंदु, कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल दोस्तों आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता। तो यहां पे मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं आकर्षण या प्रतिकर्षण। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखिए दोस्तों, आकर्षण ये अड़य है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होता है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच जो दूरी है उनके वर्ग के विलोमानुपाती होता है। लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। फिर से देखते हैं हम, इस नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। माना कि यहाँ पे गणितीय विवेचन करके दिखा रहे हैं, गणितीय विवेचन करेंगे। माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हम चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। देखिए, आपके हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक है +Q1 और एक है +Q2,
और इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो स्मॉल r है। कूलाम ने देखा जब आवेश की मात्रा को बढ़ाया तो बल ज़्यादा लग रहे थे, और जब दूरी को घटा के देखा तो बल की मात्रा बढ़ रही थी। दूरी घटने पे बल की मात्रा बढ़ रही है, और दूरी कम करने पे बल की मात्रा बढ़ रही है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल की मात्रा कम होती जा रही है। इसका मतलब जो बल है वो दूरी के विलोमानुपाती हो रहा है, और आवेश जो है, आवेश बढ़ा रहे हैं तो बल का मान बढ़ रहा है, और आवेश घटा रहे हैं तो बल का मान घट रहा है। इसका मतलब आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और सेकंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको अगर हम एक मान लें समीकरण, इसको दो मान लें, इसको एक मान लें, इसको दो मान लें, तो दोनों को मिला के देखते हैं क्या होता है। दोनों को मिलाने पर इसको हम इरेज करते हैं, इस नियम को देखते हैं। दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों को मिलाने पर आपको मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। और आपको पता है कि जब हम किसी समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट जोड़ रहे हैं। इस समानुपाती को हटा दिए तो इसको हम k यहाँ पे लगा दे रहे हैं, k Q1 Q2 बटे r², जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है। तो दोस्तों ये आपका कूलाम का नियम ही है। इस सूत्र को कूलाम के नियम से ही जाना जाता है। प्रयोगों द्वारा k का जो मान निकाला गया, प्रयोगों द्वारा k का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका मान होता है। लेकिन वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए यही मान 1/4πε0 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे, k की जगह पे बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आगे मिटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं। जो हमारा नियम होगा F इक्वल टू k की जगह लिख देंगे 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये भी आपका कूलाम का नियम ही है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसी की सहायता से सॉल्व करेंगे, या अथवा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। F इक्वल टू इसकी पूरी जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। दोस्तों यही है आपका कूलाम का नियम। तो इसको भी हम इसको क्या कर दे रहे हैं, घेर रहे हैं।
समीकरण को कूलाम का नियम कहा जाता है। दोस्तों, कूलाम के नियम पर परीक्षा में कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ Q1, Q2 और R के मान दिए रहे हैं, जिसका मान आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 रख करके उन आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते एक एप्सिलॉन नॉट नई चीज़ें आ गई। तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, इसको दोस्तों एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट, NOT नहीं, ये नॉट NOUGST, ये नॉट है आपका, एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाता है। किसी भी माध्यम के लिए निर्वात अथवा वायु को छोड़कर देखते हैं, निर्वात अथवा वायु को छोड़ेंगे तब जो हमारा कूलाम का नियम होगा, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R², जहाँ एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। आइए दोस्तों देखते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध इस प्रकार होता है कि एप्सिलॉन जो होता है वह एप्सिलॉन नॉट और के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक, है, इस के को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इसका मान निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, और अन्य चीज़ों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। लेकिन
धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो इसको हम नोट करके ऊपर लिख दे रहा हूं। नोट करके, या विशेष जानकारी होनी चाहिए आपको, विशेष जानकारी। स्टार करके कर रहा हूं। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, परावैद्युतांक 1 होता है। अन्य किसी माध्यम के लिए, अन्य किसी माध्यम के लिए के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तीसरी स्टेप पढ़ सकते हैं, धातुओं के लिए, अगर कोई धातु माध्यम है, धातुओं के लिए के का मान दोस्तों अनंत होता है। इस स्टेप को याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर में विकल्प के रूप में पूछ लिया जाता है। अन्य किसी माध्यम में के का मान 1 से अधिक होगा और धातुओं के लिए परावैद्युतांक जो होता है वो आपका अनंत होता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में जो हमारा आया है एप्सिलॉन नॉट, उसका आंकिक मान पढ़ेंगे, उसका मात्रक पढ़ेंगे और उसका बीमी सूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, आंकिक मान तथा बीमी सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी अभी हमने बताया कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ये होता है कूलाम का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो दोस्तों क्या करिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए। जब इसको यहाँ करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये यहाँ जाएगा 9 गुणे 10⁻9 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन इधर हो गया और ये हो गया मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों मात्रक को भी इधर करेंगे तो या, अब सीधा सीधा हम पहले इधर लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दे रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁻9 और ये मात्रक उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ यहाँ दोस्तों पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर और बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको दोस्तों कभी कभी अक्षरों में संबोधित कर दिया जाता है। इसको कूलाम को c² लिख दिया जाता है और न्यूटन को n लिख दिया जाता है और इसको लिख दिया जाता है दोस्तों m²। और एक साथ इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका c² n और n पे -1 और m पे -2। तो आप चाहिए लिखिए कूलाम मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा c²
n-1 और m पे -2। तो इसको दोस्तों ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चाहे आप इससे डिनोट करिए और चाहे आप इससे डिनोट करिए। तो ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब आइए देखते हैं इसका आंकिक मान। आंकिक मान कैसे निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। इसका आंकिक मान तो अभी हमने देखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई और यहाँ पे 9 गुणे 10⁻9 और यहाँ पे आपका आया है कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इसको 9 चौक 36 कर दीजिए और पाई का मान कर दीजिए 22/7 और गुणे ये 10⁻³ हो जाएगा 9। एप्सिलॉन नॉट बराबर 7 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर 7 हो गया 22 और ये हमारा हो गया 10⁻9। तो 10⁻9 को ऊपर कर दीजिए 7, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा 9 तो ये हो जाएगा माइनस और 36 और 22 का गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों 36 और 22 का गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7। तो ये हो जाएगा 2 7 2 9 792। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 792 दोस्तों केवल। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए 7 में 792 का गुणा डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1000 का गुणा कर देते हैं। 1000 यहाँ हो गया, तो जब 1000 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में करेंगे तो 792 1000 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये समीकरण हो वो बैलेंस रहे। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर 7000/792 और ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻9 पहले से है 3 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7792 गुणे 10⁻⁻12। अब इसमें 7000 में 700 का 92 में भाग देंगे दोस्तों तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है आपका वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मान निकला दोस्तों, ये निकल गया एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। तो हमने मात्रक निकाल लिया, आंकिक मान निकाल लिया, अब रह गया बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र देखते हैं। बीमी सूत्र दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का हमने मात्रक निकाला, आंकिक मान निकाला, बीमी सूत्र निकालते हैं। तो इसका बीमी सूत्र आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मात्रक पता है तो बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकला है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो है आपका कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम ये आवेश का मात्रक है, इसकी जो बीमा होती है आवेश का वो होता है 80। चूँकि ये 2 बार आया है तो हो जाएगा 80 स्क्वायर। बल का आपको पता है, बल की जो बीमी सूत्र होती है, बल का बीमी सूत्र होता है m/L/T पे -2 और ये दूरी का होता है L स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, ठीक, बराबर, या हिंदी में लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। ये दोस्तों बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मैं भी वेरी इम्पॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बीमी सूत्र देखते हैं। ए स्क्वायर ये हो गया टी स्क्वायर
टी स्क्वायर। इसको जब हम मिलाएंगे तो यल 2 और यल 1 मिलके कितना हो जाएंगे, यल 2 और यल 1 मिलके हो जाएंगे 3, और टी पे -2, टी पे -2, यम अकेले है, यहाँ यल 1 है और यहाँ पे यल 2 है, दोनों मिलके यल पे घाते 3 हो गया और ये टी पे -2 हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, बीमा को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे, तो उसके जो साइन होते हैं, चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे यम को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस घात है, तो ये इस पे आ जाएगा यम पे -1 घात, ब्रैकेट लगा देते हैं। यल ऊपर जाएगा तो यल ऊपर है नहीं कहीं, तो इसको ऊपर जाएगा तो ये यल पे घाते -3 हो जाएगा। टी देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी पे -2 ऑलरेडी है, जो ऊपर ले जाएंगे तो टी हो जाएगा +2 और प्लस पहले से 2 है, तो टी पे घाते कितना हो जाएगा 4, और ए स्क्वायर को अलग से लिख देंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक इस पार्ट को क्लियर किया है, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे और इस चीज़ को पढ़ते रहे। जो भी किसी चीज़ को डाउट हुआ हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।